अच्छा, तो हिप की फंक्शनल एनाटॉमी की बात करें, तो हिप जॉइंट में सबसे पहले तो बोन्स होती है और उधर मसल्स वगैरह होती है, ठीक है? उधर बर्सा भी हो सकता है, उधर लेब्रम भी होता है, तो ये सब जो है, अभी इसको एक-एक करके देखते हैं। तो हिप जॉइंट कौन-सा जॉइंट है? ये 2 बोन्स के दरमियान बनता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। 2 बोन्स जो है, एक तो पेल्विस की बोन है और दूसरा जो है, वो है हेड ऑफ फीमर, फीमर का हेड, ठीक है? पेल्विस की जो बोन है, वो जो सॉकेट से बनाती है, उसे एसिटेबुलम कहते हैं, ठीक है? वो जो एसिटेबुलम है, ये देखिए ये हिप जॉइंट है ना, ये सॉकेट जॉइंट है और ये इसका बॉल है ना, ये इसमें फिट हो जाता है। तो ये एसिटेबुलम है, ये 3 बोन से मिलके बनता है। 3 इननोमिनेट बोन्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज़ हुई हुई है। तो सुपीरियर लेके देखिए, सुपीरियर सुपीरियर जो बोन इसमें इस तरह फ्यूज़ हुई हुई है, वो है इलियम। फिर होती है एक एंटीरो इंफीरियर और एक होती है पोस्टीरियो इंफीरियर बोन। एक इस तरह है और एक इस तरह है। तो एंटीरो इंफीरियर बोन जो होगी आगे की तरफ जो है वो प्यूबिस होती है ना, तो एंटीरो इंफीरियर जो इधर आगे और थोड़ी सी नीचे की तरफ जो बोन है वो प्यूबिस ने बनाई हुई है। और पोस्टीरियो इंफीरियर ये देखिए इस्चियम है, इस्चियम, तो ये इस्चियम ने पोस्टीरियो इंफीरियर बनाया हुआ है एस्टेबुलम को। तो 3 बोन से मिलकर बना हुआ है, पोस्टीरियो इंफीरियरली बाय इस्चियम, सुपीरियरली बाय इलियम, एंटीरियो इंफीरियरली बाय प्यूबिस। ये हो गया। इसके अलावा ये इसका लेब्रम है। इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, इसको गहरा करने के लिए इसके ऊपर एक फाइबर कार्टिलेजिनस रिम आ जाता है जिसको लेब्रम कहते हैं। ये हॉर्स शू शेप्ड है। घोड़े का जो पाँव होता है ना, उसके नीचे देखे तो एक स्टील की उन्होंने वो लगाया होता है, हॉर्स शू, उसका शूज, ठीक है? तो उसकी शेप है ये। तो इसी के नीचे इधर ये नॉच है, ये जगह थोड़ी सी जो रहेगी ये नॉच बनाता है, ठीक है? थोड़ा सी अंदर गई हुई जगह, तो नॉच कहते हैं इसे, जिसको ट्रांसवर्स लिगामेंट ने पकड़ा हुआ है, ठीक है? इस जगह को ट्रेवर्स किया हुआ है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट ने। इसके बाद हेड है। हेड जो है 2/3 ऑफ स्क्वायर है। अगर टोटल बाल होता है ना, पूरा बाल को देखे, 3D बाल जो होता है, पूरा गोल बाल, जिम बाल जो हम लोग यूज करते हैं, वो अगर 3/3 है, तो उसका अगर 3 हिस्सों में से उसका एक हिस्सा निकाल दे, तो उस जितनी जगह ये पकड़ता है इसका हेड, ठीक है? 2/3 ऑफ स्क्वायर जो है, वो फीमर का हेड है। सही हो गया। इसके बाद जो है फोविया। फोविया जो है, एक सुराख सा होता है, इधर अंदर की तरफ इंडेंटेशन गई होती है, उधर से एक लिगामेंट निकलता है जिसे लिगामेंटम टीरिस कहते हैं। सही हो गया। तो वो इधर जाके अटैच हो जाता है। ये लिगामेंट वेरी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है। अगर आपके बॉडी के मसल्स और बाकी लिगामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड ना भी करें ना, तो ये इतना कैपेबल है कि आपका पूरा बॉडी का वो, मतलब वो लेग का जो एक लेग का वजन ही पूरा ये पकड़े रख सकता है। कुर्बानी में जो है, जो बेल्ट पकड़ते हैं, तो उसके बाद जो है, जब उसके ये जो जॉइंट खुलते हैं, तो उसमें लिगामेंट आप ना तोड़े ना, इसको ना काटे, तो आप इसको अलहदा नहीं कर सकते, इसका हिप जॉइंट, इसको काटना जरूरी होता है। इसके बाद नेक एंड नेक ऑफ फीमर, ये फीमर है, ये इसकी जो नेक है, ठीक है? तो नेक जो होती है वो एंगल्स बनाती है। ये हेड है, ये नेक है और ये शाफ्ट है, ठीक है? और ये इधर ट्यूबरोसिटीज लगे हुए हैं। तो ये नॉर्मली एंगल्स बनाती है। ये जो है एंगल बन रही है, देखिए, एक नेक से बिल्कुल सीधा एंगल लाइन ली गई है और एक शाफ्ट से। तो शाफ्ट और इस नेक के जो दरमियान लाइन का जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं, ठीक है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन काफी रोल प्ले करता है। इसी बेसिस पे इसको कॉग्जा वेरा और कॉग्जा वेल्गा में भी डाल सकते हैं। तो कॉग्जा वेरा कॉग्जा वेल्गा क्या होती है? एंगल ज्यादा होगा तो कॉग्जा वेल्गा, और जितना एंगल कम होगा तो उसको वेरा बोलेंगे, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जरूरी है। एंगल कम हो तो वेरा, ज्यादा हो तो वेल्गा, ठीक है? जितना एंगल ज्यादा होगी बॉडी से उतनी दूर जाएगी लेग, सही है? तो नॉर्मल एंगल जो एडल्ट में होता है वो 125 डिग्री है, बच्चों में होता है 150 डिग्री तक, क्योंकि उनकी टांगों को अगर आप देखें, जो जब छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत बाउ लेग्ड होती है, तो इसी वजह से होती है। साथ ही साथ नी भी रोल प्ले करता है, उसमें भी कब्जा वगैरह हुआ हुआ। तो आगे जाते हैं। एक ही एंगल है, ये आगे आएगा। तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है, इंक्रीज इन एंगल इज आल्सो नोन एज कॉक्सा वेल्गा एंड कॉक्सा वेरा इज डिक्रीज इन एंगल। अच्छा, फिर आता है एंगल ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन किसे कहते हैं? एक चीज को आप घुमाने की कोशिश करें, एक लंबा सा डंडा हो तो उससे आप घुमाने की कोशिश करें, नीचे से एक तरफ घुमाएं, ऊपर से दूसरी तरफ, जिस तरह वो लंबे बैलून बचपन में हम लोग लेते थे, वो पतले लंबे लंबे से जो बैलून होते थे, वो जिसे वो दुकानदार जो था काफी शेप्स बना के देता था, कभी कुत्ता बना देता, कभी क्या बना देता, कभी क्या। तो वो बैलून को अगर आप एक साइड से एक साइड पे घुमाएं और दूसरी साइड से दूसरी साइड पे, उसमें क्या होती है? टॉर्जन होती है। इसी तरह हमारा फीमर जो है, नॉर्मली थोड़ी बहुत उसमें टॉर्जन हुई होती है। कैसे टॉर्जन हुई होती है, मैं आपको अभी 15 डिग्री तक जो है नॉर्मली टॉर्जन हुई होती है अंदर की तरफ। ये मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ तो इजी हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास नॉर्मली फीमर है, ठीक है? इसको अगर ये वाली सरफेस देखिए, ये अंदर की तरफ रोटेट हो जाती है,
मीडियली, ठीक है? मीडियली मुड़ी होती है, इस तरफ मुड़ी होती है ये वाली सरफेस, और ये अपनी जगह पे होती है। तो ये शाफ्ट जो होता है, मुड़ा होता है एक तरफ, तो इसको टॉर्जन कहते हैं। ऊपर से अगर देखें तो आपको एंगल ऑफ टॉर्जन शो हो सकता है ट्रांसवर्स प्लेन में, ठीक है? इसको अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो आपको देखिए ये फीमोरल का जो हेड है इसमें देखते हैं इस बार। हाँ, तो फीमोरल का जो हेड है ये थोड़ा-सा आगे की तरफ आया हुआ है इसमें। ये अब इसको एंगल ऑफ टॉर्जन कहते हैं। ये नॉर्मली 15 डिग्रीज़ होता है, 15 डिग्रीज़ तक होता है। इधर ये नीचे इसके जो है इधर से एक सीधी लाइन ले, ऊपर फीमोरल हेड को देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इसके दरमियान एक एंगल बनता है। या ये एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है? ये वो हेड था और ये नीचे वो था, नीचे कंडाइल से ना, तो या तो ये हेड आगे की तरफ गया होगा। क्यों गया होगा? क्योंकि वो शाफ्ट जो है बहुत ज़्यादा, नीचे कंडाइल्स बहुत ज़्यादा मीडियली मुड़े होंगे, ठीक है? तो ये आगे का एंगल बनेगा इसमें, तो इसको एंटी टॉर्जन बोलेंगे, एंटीरियरली टॉर्जन। अगर एंगल कम है तो इसको रिट्रो टॉर्जन बोलेंगे, ठीक है? एक होता है एंटी टॉर्जन, एक होता है एंटी वर्जन और रिट्रो वर्जन। इन दोनों में फ़र्क है। टॉर्जन में जो है शाफ्ट मुड़ी हुई होती है, लेकिन वर्जन में जो है सिर्फ़ ये जो नेक है और हेड ये आगे या पीछे गया होता है, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क है। ये बोन है। अगर इधर ये शाफ्ट जो है ये इस तरफ मीडियली रोटेटेड है, ठीक है? तो इसको टॉर्जन बोलेंगे। एंटी टॉर्जन भी हो सकती है या रेट्रो टॉर्जन भी हो सकती है, इस तरफ भी मुड़ सकती है, ठीक है? तो रेट्रो टॉर्जन, एंटी टॉर्जन, इसके अलावा एंटी वर्जन। एंटी वर्जन में क्या होता है? या तो ये हेड आगे की तरफ मुड़ा होगा, ठीक है? आगे की तरफ इस तरह एंगल होगा इसका, ठीक है? या ये बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ होगा। तो अगर पीछे की तरफ हुआ तो इसे रेट्रो वर्जन बोलेंगे या एंटी वर्जन बोलेंगे, ठीक है? तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों के जो है एंगल से पता चलता है कि एंगल कितना इधर बना हुआ है। जब आपकी शाफ्ट जो है मीडियल की तरफ ज़्यादा चली जाएगी, जैसे कि एंटी टॉर्जन में होता है, मीडियल की तरफ ज़्यादा चली जाती है, तो साथ ही वो पैटेला को भी मीडियल की तरफ लेकर जाएगा। देखिए अब इसमें ये पैटेला है ना, अगर ये वाली शाफ्ट जो है ये मीडियली घूमी हुई है, तो पैटेला भी साथ मीडियल की तरफ चला जाएगा और साथ ही नीचे पाँव भी मीडियल की तरफ जाएगा। देखिए आपके इधर से तो फिक्स है ना, लेकिन ये जगह इस तरफ घूमी हुई है, तो साथ ये वाली जगह भी इस तरफ घूमेगी ना, मीडियल साइड पे घूमेगी। तो जो मीडियल साइड पे घूमेगी, पाँव भी सिर्फ मीडियल साइड पे घूमेगा। तो इसको नॉन सब कंपेंसेटरी गेट बोलेंगे। लेकिन हमारी बॉडी कोशिश करेगी कि पाँव को सीधा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करे, तो कंपेंसेटरी गेट क्या करेगा? टो आउट कर देगा। तो इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि फीट अलाइंड इन नॉन कंपेंसेटरी गेट टो इन होता है। जब नॉन कंपेंसेटरी गेट में होगा तो टो इन होगा, लेकिन टो आउट कंपेंसेटरी में होगा। अच्छा, अब एंटी वर्जन जो है, एंटी वर्जन में जो है एसिटेबुलम और फीमर की जो हेड की पोजीशन है वो आगे की तरफ जा सकती है, तो इसको एंटीवर्जन कहते हैं। एंटीवर्टेड हिप में एक्सटर्नल रोटेशन कम हो जाती है और बंदा जो है टो इन गेट के साथ चलता है। रेट्रोवर्जन में इंटरनल रोटेशन कम हो जाती है और बंदा जो है टो आउट गेट के साथ चलता है। अब इधर देखिए, अगर ये आपका हेड थोड़ा सा बाहर की तरफ और भी आगे की तरफ निकला हुआ है, नॉर्मली इस तरह ना, अगर ये इस तरफ निकला हो थोड़ा सा, तो इसको एंटीवर्जन कहेंगे। जब एंटीवर्जन होगी तो उसकी वजह से वापस उस हेड को वापस नॉर्मल इस तरह लाने के लिए फीमर को फीमर को जो है इस तरफ घूमना पड़ेगा, अंदर की तरफ घूमना पड़ेगा। जब अंदर की तरफ घूमना पड़ेगा, तो वो जो नॉन कंपेंसेटरी गेट होगा, वो क्या होगा? अंदर की तरफ टो इन स्टैंस होगा और एक्सटर्नल रोटेशन कम हो जाएगी। एक्सटर्नल रोटेशन कैसे कम होगी? अगर देखें, ये आगे की तरफ हुआ है, तो अगर इसको मैं थोड़ा-सा आगे की तरफ करके इधर वापस लगा लूँ, तो ये बाहर पीछे की तरफ इसके लिए मुड़ना मुश्किल होगा इस फीमर के लिए। एक्सटर्नल रोटेशन इस तरह होती है ना, फीमर को इस तरफ मुड़ना पड़ता है, तो ये मुड़ नहीं सकेगा। इसी तरह अगर रेट्रोवर्जन हो, रेट्रोवर्जन में नॉर्मली ये हेड इस और नेक जो है वो इस एंगल में लगा हुआ है ना, अगर ये थोड़ा-सा अंदर के एंगल में लगा होता, तो जब अंदर के एंगल में लगा होता, अंदर के एंगल में जब लगा होता ना, तो इधर लगा हुआ है, तो इसको वापस की जगह पे लाने के लिए बाहर की तरफ पाँव को निकालता, ठीक है? अगर इधर लगा हुआ है, ठीक है? इसको वापस इस पोज़ीशन में लाने के लिए क्या करेगा? फीमर को बाहर की तरफ निकालेगा, जिसकी वज़ह से इसका टो आउट गेट होगा। लेकिन इसमें इंटरनल रोटेशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इधर लगा हुआ है, ठीक है? इसको जब आप वैसे भी नॉर्मली भी ये इस तरफ नहीं कर सकेगा, तो इम्पिंजमेंट ये आगे हो सकती है और इंटरनल रोटेशन भी हो सकती है। ये थोड़ा-सा अगर आप ज़रा ज़हन से सोचें तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर आप पाँव को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, एंटीवर्टेड हिप अगर आपकी है, आगे की तरफ निकली हुई और आपने पाँव को सीधा रखा हुआ है, तो वो हेड बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला होगा ना, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो सबलक्सेशन हो जाए। जबकि रेट्रो वर्जन में क्या होता है, पाँव को बिल्कुल सीधे रखो, तो वो हिप वो क्या कहते हैं, हेड जो है बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ उसका गया होता है और नेक आगे की तरफ आई होती है। तो वो क्या काज़ कर सकता है, फीमर की जो नेक है, वो एसिटेबुलम को इम्पिंज कर सकती है। इसके बाद जो है, नॉर्मली बताया हुआ है कि एनाटॉमिकल पोज़ीशन में जो है, एसिटेबुलम भी आगे की तरफ थोड़ा-सा होता है और साथ ही साथ फीमर का हेड जो है, फीमर की नेक जो है, वो भी आगे की तरफ थोड़ी-सी होती है। पीछे वो जो मैंने वो 3D बताया था, उसमें भी आगे की तरफ थी। इसके अलावा जब ये आगे की तरफ होगी, चलिए मैं आपको 3D फिर से बताता हूँ। ये देखिए, एसिटेबुलम थोड़ा-सा आगे की तरफ निकला हुआ है ना, आगे की तरफ इसका फेस है। फीमर का फेस भी थोड़ा-सा आगे की तरफ है।
तो ये दोनों आगे की तरफ है, ठीक है? तो इसका बॉडी का वज़न आ रहा है, बॉडी का वज़न किस जगह पे आ रहा है? इसकी पोस्टीरियर सरफेस से आ रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियरली ज़्यादा वज़न आ रहा है, ठीक है? इसमें जो ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर है, उधर मसल की अटैचमेंट ज़्यादातर हुई होती है, इलियोप्सोस वगैरह हो गया जो मेन मसल, इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस पे भी इसके मसल होते हैं। तो फिर आगे ट्रेबेक्युली, बोन के अंदर जो होती है, ट्रेबेक्युला होता है। बोन अंदर से पोरस पोरस सी होती है, इसमें लाइन्स होती है, लाइन्स बनी होती है बोन की, उसके दरमियान सुराख होते हैं और ये लाइन्स होती है। तो ये लाइन्स जो होती है ना, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती है। जिस डायरेक्शन पे बोन पे ज़्यादा ज़ोर पड़े, उस डायरेक्शन में ये लाइन्स जो होती है बन जाती है। इसको वुल्फ्स लॉ भी कहते हैं, वुल्फ्स लॉ, ठीक है? तो फीमर में जो है 2 ट्रेबेक्युली है, 2 लाइन्स ऑफ ट्रेबेक्युली है, 2 लाइन्स है। एक ये वर्टिकल है, ठीक है? जो कि कंप्रेसिव फोर्सेस को कम करती है और एक आर्क्यूएट, ठीक है? जो मुड़ी हुई है, जो कि बेंडिंग्स से बचाती है। आप फीवर पे जिस एंगल में ज़्यादा वज़न डालोगे तो उस एंगल पे फिर लाइन ज़्यादा बनती है। फिर ये जो एसिटेबुलम है इसके अंदर कार्टिलेज लगी होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज होती है, ठीक है? इसके ऊपर भी आर्टिकुलर कार्टिलेज लगी होती है। इसके दरमियानी जो जगह जिस जगह पे ये बोन टच नहीं हो रही होती, इधर फैट पैड होता है, फैट होते हैं। फिर आगे लिगामेंट्स और कैप्सूल आ गई। फीमर की जो है फीमोरो एसिटेबुलर जॉइंट या हिप जॉइंट जो है, इसके कैप्सूल थिक होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि शोल्डर के जो थे, वो स्टेबिलिटी इतनी प्रोवाइड नहीं करते थे। अच्छा, पहले हमने कैप्सूल की बात की कि इसका कैप्सूल भी थिक होगा, लिगामेंट्स भी थिक होंगे, सही है। कैप्सूल जो है उसकी फाइबर्स इस तरह होती है, पैरेलल होती है। ये नेक है ना, फीमर की नेक इधर है, तो फाइबर भी जो है इस तरह पैरेलल है। जबकि इसमें बॉस फाइबर्स इसके इर्द गिर्द घूमी हुई है। जो अगर देखें इस पिक्चर को, अगर देखें ये फाइबर्स इसके गोल घूमी हुई है, इसकी गोलाई में इस तरह घूमी हुई है, तो इसको जोना ऑर्बिकुलरिस कहती है, कैप्सूल। और पूरा जो नेक है वो ऑलमोस्ट पूरी नेक जो है वो कैप्सूल के अंदर ही गई हुई है, तो इसको इंट्राकैप्सुलर कहते हैं। अच्छा, इसमें 3 मेन लिगामेंट्स हैं हिप जॉइंट के बाहर, ठीक है, कैप्सूल के बाहर। बाकी भी है, जो कि 2 है, एक है लिगामेंटम टेरिस और एक है ट्रांसवर्स फ्यूमरल लिगामेंट। तो सबसे पहले जो लिगामेंट है इलियोफीमोरल लिगामेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, ठीक है। इलियम बोन और फीमर इसके दरमियान ही बनती है वाई शेप्ड। ये देखिए कि इसकी ऊपर वाली फाइबर और एक ये नीचे वाली, तो ये वाई शेप बन रही है, ठीक है। तो ये जो फाइबर है इसका एक तो ये मीडियल बैंड हो गया और ये एक लेटरल बाहर की तरफ, थोड़ा सा बाहर की तरफ और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है ना। तो ये प्रॉक्सिमली किधर अटैच है? इधर लोअर पोर्शन ऑफ एंटीरो इंफीरियर इलियक स्पाइन, इधर एंटीरो इंफीरियर इलियक स्पाइन है ये। इसके साथ ये थोड़ा सा नीचे अटैच है और ये जाके लगती है ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है। स्पाइरल होके जाती है, इस तरह घूम के नीचे की तरफ जाती है, सही है। इसका जो लेटरल फोर्क है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के साथ लग गया, जब इसका जो मीडियल वाला जो मैंने बताया मीडियल वाला बैंड है वो इधर जो है लेसर ट्रोकेंटर के साथ जाके लगता है। तो ये आप देखें, अब इस फाइबर की ओरिएंटेशन इस तरह आगे की तरफ आई हुई है, जितनी फाइबर है वो थोड़ी सी इस तरह आगे से ऊपर से थोड़ा सा नीचे की तरफ घूम के लगी हुई है। शोल्डर कैप्सूल में भी इसी तरह लिगामेंट्स थी, इसमें भी इस तरह है। तो अगर अब इस लिगामेंट को आप देखें, अब ये इधर लगी हुई है, तो आपको तो पता है फीमर में कौन सी मूवमेंट्स होती है, तो कौन सी मूवमेंट को रोक सकता है? अगर आप इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करें, फीमर को इस तरफ घुमाने की कोशिश करें, इंटरनल रोटेशन करने की कोशिश करें, तो ये टाइट हो जाएगी लिगामेंट। इसके अलावा एक्सटेंशन करने की कोशिश करें, पाँव को पीछे लेकर जाने की कोशिश करें, तो ये लिगामेंट्स टाइट हो जाएगी। तो ये लिगामेंट्स इंटरनल रोटेशन और साथ ही साथ एक्सटेंशन को रोकती है। इसके बाद है इशियोफीमोरल लिगामेंट और लास्ट वन होती है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, जो कि बाहर से स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करती है। तो इशियम और फीमर के दरमियान जो लिगामेंट है उसको कहते हैं इशियोफीमोरल लिगामेंट। इसमें अगर देखें ये आगे की तरफ प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है और इधर पीछे की तरफ अगर इसका पोस्टीरियर व्यू देखें, इशियम के पीछे से आई हुई है, इसे इशियोफीमोरल लिगामेंट कहती है। देखिए ये एंटीरियर व्यू है, इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे किधर गया ये इस्चियोफीमोरल लिगामेंट है। ऊपर ये देखिए वापस इलियोफीमोरल लिगामेंट है, ये जो वाली जगह, और ये पीछे की तरफ इस्चियोफीमोरल। तो इसके अगर फाइबर देखें, ये बहुत ज्यादा इस तरह घूम के आगे की तरफ लगी हुई है, इधर से आई है इस तरह घूम के आगे की तरफ लगी हुई है। तो ये किस चीज को रोकेगा, मैं आपको 3D में चलिए समझा देता हूँ। अच्छा, तो इशियोफीमोरल फाइबर जो होती है वो इधर से आती है पोस्टीरियर सरफेस से और इधर आके अटैच हो जाती है इस जगह पे, ठीक है। तो वो इस तरह आगे की तरफ लगी हुई है ना, तो एक्सटेंशन या इस पाव पे एक्सटेंशन हो रही है, तो जब एक्सटेंशन होगी तो ये टाइट होगी, तो ये एक्सटेंशन करोगी। इसी तरह इलियोफीमोरल लिगामेंट, ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है ये, ठीक है। इधर इसके नीचे से आती है और इधर आके लगती है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल पे लगती है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, और एक लेसर ट्रोकेंटर पे। तो आप देखें वो भी टाइट होगी, जब ये एक्सटेंशन हो रही है वो टाइट होगी। साथ ही साथ जब इंटरनल रोटेशन होगी, इंटरनल रोटेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये इसकी इंटरनल रोटेशन हो रही है ना, ये अंदर की तरफ ये पाव को लेकर जा रहा है। तो जब ये अंदर की तरफ लेकर जाएगा तो इधर ये टाइट होगी। इधर से देखिए ये इधर अटैच है और इस साइड पे अटैच है इशियोफीमोरल लिगामेंट, ये भी साथ टाइट होगी। तो ये सब रोकेगी इसकी इंटरनल रोटेशन को, लिमिट करेगी, और साथ ही साथ एक्सटेंशन को, और साथ ही साथ ये एडक्शन को भी लिमिट करेगी, ठीक है। पाँव अंदर की तरफ जाएगा तो ये टाइट हो जाएगी। फिर आता है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, ठीक है। इसमें देखिए ये जो प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है, सही है, इसमें ये इशियोफीमोरल लिगामेंट है, अब है प्यूबोफीमोरल लिगामेंट। ऊपर की तरफ देखिए ये तो इलियोफीमोरल है, इसके नीचे जो ग्रीन कलर की नजर आ रही है ये प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है।
ये लिगामेंट जो है ये एब्डक्शन को रोकती है, लेसर ट्रोकेंटर पे लगी होती है इस जगह से आके, एब्डक्शन को रोकती है और साथ ही साथ ये भी इंटरनल रोटेशन को रोकेगी क्योंकि ये सारे लिगामेंट जो है सिर्फ घूमी हुई है इस कैप्सूल के इर्द-गिर्द, ये देखिए सिर्फ घूमी हुई है। तो ये सारे लिगामेंट्स इसके बारे में थे। इसके बाद आता है लिगामेंटम टेरिस जिसके बारे में मैंने बताया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। ये जो है इधर फीमर के इधर हेड से इधर इस जगह से आते हैं फोविया कैपिटिस और ये अटैच होता है इधर इस जगह पे, ठीक है? नॉन आर्टिकुलर सरफेस ये जो नीचे बनी है इस जगह पे। सही हो गया? ये लिगामेंटम टेरिस अटैच हो जाता है। साथ ही साथ इसका और क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन जो है ये एडक्शन को रोकता है, ठीक है? इसके अलावा जो है इसमें से एक आर्टरी पास होती है। आर्टरीज़ ये जो है ना ये दोनों आपस में अटैच होती है। ये लिगामेंट और ये एक ही लिगामेंटम टेरिस इसे कट किया हुआ है। तो इसमें से एक आर्टरी गई होती है जो कि इस फीमर के हेड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएशन। एक तो ये लिगामेंटम टेरिस है ना, एक ये इधर ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट ये जो आपको नज़र आ रही है ना, जो कि एसिटेबुलर नॉच को जोड़ती है आपस में। तो इसमें से अंदर से आर्टरी पास होती है लिगामेंटम टेरिस में, ठीक है? इसके बाद साइनोवियम आता है। साइनोवियम जो है लाइनिंग है, साइनोवियम जॉइंट की लाइनिंग है, ठीक है? जो कि साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है। तो इन्होंने कौन सी कौन सी जगह पे होता है, ये फाइब्रस कैप्सूल के अंदर होता है। एसिटेबुलर लेब्रम जो है उसके अंदर होता है, ठीक है? एसिटेबुलर नॉच वाली जगह पे भी होता है, साथ ही साथ फैट पैड के ऊपर होता है। इसके अलावा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो वो जो लिगामेंट ऑफ टेरिस थी उसके ऊपर भी ये लाइनिंग वही होती है, ठीक हो गया? और साथ ही साथ इलियोपेक्टिनियल बर्सा जो है उसके साथ भी साइनोवियम कम्युनिकेट कर रहा होता है। इधर मीडियल साइड पे एक मसल होता है पेक्टिनियस, ठीक है? इसको नेम दिया गया इलियोपेक्टिनियल उस बेसिस पे, लेकिन ये इलियोप्सोस के नीचे प्रेजेंट होता है। इधर से इलियोप्सोस आता है, इधर लेसर ट्रोकेंटर पे अटैच होता है, तो इसके नीचे प्रेजेंट होता है। और ये जो है इलियोफीमोरल लिगामेंट है और ये प्यूबोफीमोरल लिगामेंट है, इसके दरमियान थोड़ा सा सुराख होता है, ये उससे बाहर की तरफ निकला होता है। फिर ट्रोकेंटर एक बार से लेटरल साइड पे होता है, ट्रोकेंटर ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना ये, इसके साइड पे होता है। तो इधर से ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पास हो रहा था, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को फ्रिक्शन कम करने के लिए जो है ये इधर प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो मीडियल और लेटरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी है, ये प्रोवाइड करती है ब्लड सप्लाई इस पूरे नेक को और हेड को। हेड को जो है इसकी छोटी-मोटी वेसल्स आके ब्लड सप्लाई करती है, जबकि मीडियल और लेटरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी जो है वो पूरे इस नेक को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसमें इसकी ब्लड सप्लाई इंटरप्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी नेक्रोसिस बहुत कॉमन है। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर काफ़ी बार सुना भी होगा, तो वो इसने बताया हुआ है। अच्छा, हिप जॉइंट के साथ जो नर्व पास हो रही है, एक फेमोरल नर्व है, ठीक है? एक है ऑब्टूरेटर नर्व, एक साइएटिक नर्व है, एक नर्व क्वाड्रेटस फीमोरिस है और एक सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। इधर एक इंफीरियर ग्लूटियल नर्व भी होती है।